नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। और मंथन में आज हम बात करेंगे संभल में हुई हिंसा पर। यूपी के संभल में मुगल काल में बनी जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था। रविवार को एक टीम सर्वे के लिए मस्जिद पहुंची। इसके बाद कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव और आगजनी कर दी। इसमें हुई फायरिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। संभल में हुई हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। और बताना होगा कि संभल में बीते 2 दिनों में तनाव का माहौल है। अब तक हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। हालात को देखते हुए इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, साथ ही स्कूलों को भी बंद करा दिया गया। हिंदू पक्ष के एक स्थानीय वकील ने बताया कि कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि बाबरनामा और आईन अकबरी ने पुष्टि की है कि उसके स्थान पर हरिहर मंदिर था, जहां अब जामा मस्जिद है। मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कर दिया था। महंत ऋषिराज गिरिराज महाराज ने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट याचिका दायर कर सर्वे की मांग की थी। कोर्ट ने इसी याचिका पर 7 दिन में सर्वे रिपोर्ट मांगी। कोर्ट के सर्वेक्षण का आदेश जारी होने के तुरंत बाद सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया शुरू की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय में असंतोष पैदा हुआ। उनका मानना है कि इस प्रतिक्रिया में जल्दबाजी की गई और उनके पक्ष में पर्याप्त समय का अवसर नहीं दिया गया। सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिसमें तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। मुस्लिम समुदाय ने इस सर्वेक्षण का विरोध किया, जबकि हिंदू पक्ष ने इससे अपनी आस्था से जुड़ा मामला बताया। एक बार नेताओं ने क्या कुछ कहा, ये भी देख लेते हैं। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर EVM की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। देखिए, पुलिस ने और प्रशासन ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, अपनी वो मेरे ऊपर मरने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और उसके साथ साथ जो मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कोई कानूनी मदद नहीं कर पाऊँ, उस आवाज़ को दबाने के लिए मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। जिस दिन में घटना हुई मैं मौजूद ही नहीं वहाँ पर। संभल तो दूर की बात है, मैं प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। और रही बात घटना को अंजाम देना, जब मैं खुद वहाँ मौजूद था पहले सर्वे के दौरान, तब कोई क्यों घटना नहीं हुई? जब मैं खुद जुमे के दिन हमारे नमाजियों को रोका गया नमाज पढ़ने से, मैं उस दिन नमाज मैंने पढ़ी, उस दिन क्यों घटना नहीं हुई? और जब मैं बाहर हूं तो घटना घटी, अगर मैं होता तो ये घटना नहीं घटती, क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन की इस योजना को कामयाब होने नहीं देता। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहां सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है।
ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। देखिए, इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि एसडीएम साहिबा वहाँ परिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर ये कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, हौज का इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहाँ पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छुड़वा दिया। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहाँ पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। ये पुलिस के हाथ में देसी कट्टे भी थे, ये कहना गलत है। वो एक दूसरे को क्यों मारेंगे? अगर उन्हें फायरिंग करनी थी तो पुलिस की तरफ करते, वो पब्लिक में क्यों करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। अगर वो फायरिंग कर रहे थे तो वो पुलिस की तरफ करते, क्या अपनी पब्लिक की तरफ करते? लेकिन इसमें दोषी मैं बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहता हूँ कि एसडीएम संभल और सीओ अनुज कुमार हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। फिलहाल संजय कटियार, बीजेपी नेता, कनिका भारद्वाज, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, रईस अलवी हैं संवाददाता, रईस अलवी के पास करेंगे, हाल ही जानकारी लेंगे, हाल ही अपडेट उनसे लेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रईस, जरा अभी के हालात बताइए, क्या है? संभल में इंटरनेट सेवा बंद थी और घायल पुलिसकर्मी और घायल लोगों की क्या स्थिति है? बिल्कुल, मैं इस वक्त की आपको पूरी अपडेट देने का पूरी प्रयास करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो 24 घंटे के लिए जो इंटरनेट सेवा बंद करने को कहा था, तो वो अब वो समय बढ़ाकर जो है 48 घंटे कर दिया गया है, क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया देखते हुए 2 दिन का इंटरनेट बनने के लिए जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं। मंगलवार को भी इंटरनेट की सुविधा जो है पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही साथ जो बाकी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस तरह से रुकी हुई है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि जो जहां पर घटना हुई थी वहां का जो मोहल्ला है वो सारा बंद है, ताले लगे हुए हैं घरों में, घर वाले घरों से फरार हैं, घरों भागे हुए हैं, क्योंकि पुलिस का खौफ इतना है कि वहां से घरों में ताले लगा के वो लोग चले गए हैं। लेकिन अदर की अगर बात किया तो अदर की मार्केटें भी खुल रही है, बाजार भी खुल रहा है और चहल पहल भी है, लेकिन उस जगह पर कोई चहल पहल नहीं है और ना ही कोई आने जाना, क्योंकि वो पूरा मोहल्ला जितना भी वहाँ की आबादी है वो सब छावनी तब्दील है। चारों तरफ वहां पर जो है फोर्स ही फोर्स तैनात कर दी गई है। मस्जिद हो या मस्जिद के आसपास जो भी मोहल्ले हो, साफ तौर पर वहां पर जो है व्यवस्था पूरी तरह से रुकी हुई है। साथ ही साथ आज जो प्रेस वार्ता की गई थी डीएम और कप्तान साहब के द्वारा, उस पर जो है जो जाफर अली थे, जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से और जुमा मस्जिद के सदर भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो एसपी साहब ने और साथ पुलिस प्रशासन ने तो बहुत सहयोग किया था, लेकिन एसडीएम और सीओ जो अनुज मलिक है उनके द्वारा गोली चलाई गई थी, उनके द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, उनके द्वारा मारपीट की गई थी, क्योंकि वो उनका कहना यह है कि मेरे सामने सारा घटना को अंजाम दिया गया था, मैं मौजूद था, मेरे सामने गोली चलाई गई थी, मेरे सामने जो 4-5 लोगों की मौत हुई है वो उनकी जिम्मेदार अनुज मलिक और एसडीएम संभल है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस तरह की जो आरोप लगाया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं जो है एसपी और डीएम ने जो खंडित किया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है और ना ही इस तरह की कोई भी घटना हुई है। जी बिल्कुल, मैं कनिका भारद्वाज के पास चलूंगा, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। कनिका, अगर बात की जाए जिस तरीके से मैं तो कल भी एक अधिवक्ता यहाँ पर बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी मैं ये पूछ रहा था कि जब कोर्ट का आदेश है और जिस तरीके से आप बताइए, अभी जैसे मैं मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पानी खुलवाने को लेकर बात हुई और पब्लिक ने समझा कि वहाँ पर खुदाई शुरू हो गई, जिसके बाद एक बात को गलत तरीके से समझा गया, इसके बाद ये उबाल आया और लगभग 4 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। कोर्ट में जो चीज़ें चली जाती हैं उसके बाद इस तरीके का रिएक्शन होना, पुलिस का क्या इसमें रोल हो जाता है, अधिक जो आईएएस हैं, डीएम एसडीएम वहाँ तैनात हैं, उनका क्या रोल हो जाता है, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं है, तमाम अभी भी मस्जिदों के पर ऐसी एप्लीकेशनें सर्वे की लगी हुई हैं जिस पर कभी भी कुछ होगा तो आगे के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? क्योंकि इसमें तो कई युवा हैं, मैं देख रहा था आज वीडियो जो अभी आए हैं
वो तो मुंह पर रुमाल बांधे हैं, अपने मुंह को ढक कर आ गए हैं सामने। तो एक उनके लिए भी कुछ होना चाहिए कि लगातार हम सिर्फ इसी पर चर्चा करें कि वहाँ पर हिंसा हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा यूथ जो है वो तो इस तरफ झुकता चला जा रहा है, एग्रेसिव मोड पर है वो, बिल्कुल, वो किसी भी पक्ष का हो। कनिका। जी बिल्कुल। सबसे पहले ना मुझे लगता है कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है इस इशू में। ये जो वारदात हुई है, ये इसमें कोई मेरे को लगता है शक नहीं है कि ये नहीं होनी चाहिए थी। शांति से बैठ के और आपस में मिलजुल के ये जो इंसिडेंट्स है, जो सर्वे है, ये कंप्लीट किया जा सकता था। बट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन है या पॉलिटिकल जो राइवलरी है, उसके वजह से ये इंसिडेंट्स हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ऑर्डर है कि आप सर्वे करिए, और मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि वहां पे सिर्फ 10 लोग, 8 से 10 लोग अलाउड थे, तो कहाँ से जो बाहर है वो 200 लोग आ गए? कहाँ से जो समाजवादी के जो एमपी थे, एमएलए थे 19 तारीख को, कहाँ से वो लोग आ गए? और क्यों आ गए जब वो लोग अलाउड ही नहीं थे? जब उनको आना कोर्ट ने परमिशन नहीं दी थी, सिर्फ 8 या 10 लोगों की परमिशन थी, इंक्लूडिंग जो काउंसिल्स थे और जो एडवोकेट कमिश्नर थे, जो वहां पे सर्वे करने के लिए गए थे, एसडीएम एसओ सर और उनके साथी ऑफिशियल, सिर्फ ये लोग अलाउड थे। बाकी जो लोग थे वो अलाउड ही नहीं थे एट फर्स्ट प्लेस वहां पे, नंबर 1। नंबर 2, जब 19 नवंबर को वहां पे सर्वे हुआ तो बाहर बहुत भारी मात्रा में जो है वो भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, और सारे के सारे वहां पे नारे लगाए गए, अल्लाह अकबर बोला गया, और इस तरह के वहां पे नारे लगाए गए जो बहुत ही इंस्टिगेट करते हैं चीजों को जिनकी जरूरत नहीं थी। मैं समझती हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है वो ऑर्डर मान लेने में? पर मुझे लगता है कनिका, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। ये निचली अदालत का ही आदेश था, और दूसरा जो उद्घोष वाली बात है ना, धार्मिक उद्घोष वाली, उसमें दो चीजें हैं। एक तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है जब विष्णु शंकर जैन पुलिस के घेरे से जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ लोग आकर, जब वो लोग मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे तब धार्मिक उद्घोष लगाए गए, तब धार्मिक नारे लगाए गए। दूसरी तरफ एक वीडियो और वायरल है कि जब मस्जिद के बाहर लोग खड़े थे तब वो धार्मिक नारे लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ें मुझे लगता है कि उस लेवल पर क्लियर नहीं कर पा रहा है प्रशासन, या हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो कुछ और बयां कर रहा है। हुआ है इसमें, अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, रिकवरी अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, चार्जशीट अभी फाइल हुई नहीं है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन के मैटर हैं। पुलिस ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि वहाँ पे फुटेज के जरिए वो जो है एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब चार्जशीट बन जाएगी, जब सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, तो इस बात का खुलासा आखिरकार हो ही जाएगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कौन कौन इसमें शामिल नहीं थे। बट अल्टीमेटली जिस तरह के जो एलिगेशन सामने आए, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब 19 नवंबर को सर्वे हो गया था तो 24 नवंबर को सर्वे दोबारा क्यों किया गया, उसकी क्या जरूरत थी? तो ये इस तरह के जो एलिगेशन सामने आ रहे हैं, तो उस पे भी मैं ये कहना क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि 19 नवंबर को सर्वे पूरा हुआ ही नहीं था। साथ ही में जो वीडियो आपने दिखा, विष्णु जैन की जो हमारी जो अधिवक्ता है उनकी वीडियो भी सामने आई, उन्होंने साफ साफ न्यूज चैनल पे, मीडिया में आके बोला है कि वो एक जो वीडियो थी वो भी उन्होंने गलत वे से पोर्ट्रे की है, समाजवादी पार्टी ने एक गलत तरीके से पोर्ट्रे उसको किया गया है। वो जो वीडियो थी वो उनके अंदर जाने की वीडियो थी, जब वो अंदर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे किया कि वो नारे लगाते हुए, रिलीजियस नारे लगाते हुए वो जा रहे हैं, और इस तरह से वो वीडियो को भी गलत तरह से पोर्ट्रे किया गया। साथ ही में ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एलिगेशन साफ साफ आया है कि 19 नवंबर को जब सर्वे पूरा हो गया था तो 24 नवंबर को दोबारा सर्वे करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें मैं बताना चाहूंगी कि 19 नवंबर को सर्वे पूरा नहीं हुआ था। एडवोकेट कमिश्नर ने साफ साफ बोला था कि क्योंकि वो नमाज पढ़ने का वक्त भी हो गया था, साथ ही में शाम के समय पे जो कैमरा था, फोटोज ठीक से नहीं आ पा रही थी, वीडियोस ठीक से नहीं आ पा रही थी, साथ ही में बहुत भारी मात्रा में जो बाहर है वो लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें 19 नवंबर को सर्वे रोकना पड़ा। इसलिए 23 नवंबर को नोटिस दिया गया कि 24 नवंबर को दोबारा सर्वे होगा। तो अगर जो एमपी थे, जो एमएलए थे समाजवादी पार्टी के, या कोई भी जितने भी लोग थे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी तो वो लॉ एंड ऑर्डर का सहारा ले सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि एक जुडिशियल मैटर है, जुडिशियल ऑर्डर है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का सहारा नहीं लिया, लेकिन भारी मात्रा में जो है मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठा करके एक इंस्टिगेट किया इस इशू को। मुझे लगता है कि इंस्टिगेट आप कर ही नहीं सकते थे,
क्योंकि ये लॉ का, ये कोर्ट का ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर आप अपने हाथ में कैसे ले सकते हो? अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो आप क्यों नहीं उसको शांति से, उसको आप जो है शांति से मिल बांट के उसको सॉल्व कर सकते थे? क्योंकि सिर्फ सर्वे की बात थी, सर्वे होना था, सर्वे शांति से हो सकता था। साथ ही में जितने भी यूथ है, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि पॉलिटिकली अपना जो माइंड वॉश मत करिए, अपने फ्यूचर के बारे में आप प्लीज सोचिए। पॉलिटिकली इतना ब्रेन वॉश मत कर लीजिए अपना कि आप स्टोन पेटलिंग पे उतर जाएं। जो 4 लोग जिनकी डेथ भी हुई है, वो डेथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी की मौत नहीं होनी चाहिए ऐसे मुद्दों को लेके। तो और ये मैं आगे बोलना चाहती हूँ कि पुलिसकर्मी भी थोड़ा सा, उनका रोल था वहां पे। आपने जैसे अब मुझसे पूछा कि उनका क्या रोल था, जब उनको पता था कि ऐसा सर्वे है और एक सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि पहले भी ऐसा काफी बार हो चुका है। और भी जैसे जब अयोध्या की बात आई थी तब भी ये सारी चीजें थी। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, पुलिसकर्मी जानते थे कि ये सेंसिटिव इशू है। और मुझे तो उन्होंने लगता है सही तरह से कनिका जो कि जिस फोर्स है तरीके वो से क्यों सर्वे नहीं की लगाई बात वहां करें पे? ना, हम लोग ज्ञानवापी पे एक सर्वे देख चुके हैं जहां पर मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए थे, लेकिन वहां पर समझा बुझाकर भेजा गया था। अब यहाँ पर जितनी भीड़ यहाँ थी लगभग उतनी भीड़ वहां पर भी आ गई थी, लेकिन समझा बुझाकर भेजा गया था। इस बार कहाँ पे दिक्कत हुई, कहाँ घटना, जब ये पूरी जांच होगी, एक पूरा, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं इस पूरे मामले को, लगातार अभी तो एफआईआर ही लॉन्च की गई है लगभग 2750 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर। तो अभी देखना होगा इस पर और क्या निकलता है। हमारे सपा से नितेंद्र यादव जुड़े हुए हैं। सपा जी, नितेंद्र भाई, अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने ये कराया, सरकार ने युवाओं को मरवाया। उन्होंने सरकार को कई बार रिपीट किया कि पुलिस तो वोट डाल रही है, उसमें लगी है, तो उसको कहाँ ध्यान यहाँ जाएगा, ये जानबूझकर ये सर्वे कराया गया है। वो तो सरकार पर आरोप लगाते नजर आ रहा है। नितेंद्र भाई जी, विशाल जी धन्यवाद। आज देखिए, मैं बात को वहां से शुरू करना चाहता हूँ जहां इसकी मूल जड़ है। ये भारतीय जनता पार्टी का मदर संगठन है आरएसएस जी, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी पहले ही ये बात कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत कराइए, हर मंदिर के पीछे मजार मत कराइए। और दूसरा, जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारा 1991 का बना हुआ है, उसमें साफ साफ ये बात दर्ज है कि 15 अगस्त 1947 के बाद पहले से जो भी पूजा के स्थल है किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, आश्रम, वो जो जहां जैसे हैं, जिस संप्रदाय के पास है वो रहेंगे, उस पर कोई प्राकृतिक बदलाव नहीं किया जाएगा। एक बात, एक्सेप्ट राम मंदिर, उस पर साफ साफ है, एक्सेप्ट राम मंदिर। राम मंदिर का चूंकि विवाद माननीय न्यायालय में पहले से था, बावजूद इसके इस तरीके की चीजें लगातार क्यों आवाज बढ़ाया करो भाई। सांप्रदायिक माहौल प्रदेश में बनाया जा रहा है, प्रदेश का अमन चैन बिगाड़ा जा रहा है। दूसरी बात, जो सर्वे टीम थी, कोर्ट में गया मामला और इसके बाद में सर्वे नियुक्त हुए, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए जो वकील साहबान, वो जब जा रहे हैं, अभी हमारी बहन भी अधिवक्ता साथी कह रही थी उस बात को कि वो अंदर जा रहे हैं, तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ये बात जानना चाह रही कि जब आप सर्वे करने जा रहे हो तो 4 वकीलों की जो आपके असिस्टेंट हो सकते थे, जो नियुक्त टीम में आपके हो सकते थे, वो जाते और पुलिस प्रशासन आपको सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी दे देता और आराम से जाते सर्वे करके। आप जाते समय जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगवाते हुए हुड़दंगियों की टीम लेकर के जा रहे हो और उससे जो पूरा वहां का माहौल बिगड़ रहा है, तो उससे तो इससे दूसरे पक्ष को भी जवाबी जब दो नौजवान होते हैं, एक पक्ष जब आप नारेबाजी करता है तो निश्चित रूप से नौजवानों को आप नारेबाजी करने से नहीं रोक सकते। दूसरे पक्ष के लोग भी नारेबाजी तक रहे तो ठीक है, मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सवाल ये खड़ा होता है ना नितेंद्र भाई, बात ये है ना, बात तो ये है कि अगर आप सबकी तरह ही रिएक्ट करेंगे, हम लोग को सिखाया गया कि अगर सामने वाला कुछ बोला, चलिए उन्हें अपना काम कर लेने देते। मेरा तो ये कहना है, आप फिर कोर्ट है ना, आप तो जा इनडायरेक्टली कोर्ट ही रहे हो, जाना आपको कोर्ट ही है। आपके इस बवाल से जिसने भी बवाल किया उसको लाभ क्या मिला? 4 घर के चिराग अलग खत्म हो गए, एक के 4 बच्चे हैं, कोई अपनी दुकान पर जा रहा था, इसमें वो लोग की मौत हुई है जो बेचारे रोजमर्रा के काम कर रहे थे। एक की मिठाई की दुकान थी, वो अपनी दुकान के लिए रिफाइंड लेने जा रहा था, एक के 4 बच्चे हैं, वो घर से बाहर निकला, उसकी मौत हो गई। तो ये चीजें हैं। यहाँ पर मैं कह रहा हूं ना कि कोर्ट में बिल्कुल
थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन फैसला तो आता ना। एक सर्वे सब कुछ निर्धारित नहीं कर सकता था। मैं यही बात कह रहा हूं कि जब आपका काम कोर्ट में, मामला न्यायालय में आ गया और सर्वे आपको नियुक्त किया गया है, आप जाते, सर्वे होता, रिपोर्ट सबमिट हो जाती, सर्वे करने से पहले ही आपको जय श्री राम के नारे लगाते हुए धावा बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? आप सर्वेयर की तरीके जा रहे होते, 2-3 वकील आपके साथ, जो आपके असिस्टेंट होते, सहयोगी होते, वो चले जाते और पुलिस का बड़ा सहयोग आपके साथ ही था। ये जो नारेबाजी होते हुए इनसे चढ़ाई करने जा रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? ये तो जानबूझ करके कुछ तो माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। मेरा यही तो मूल सवाल है। ऐसे में गरीब लोग ही मारे जाते हैं, चाहे वो गोपाल मिश्रा हो, चाहे वो चंदन गुप्ता हो और चाहे ये संभल के नौजवान हो। ये गरीब लोग हैं, किसानों के, मजदूरों के बच्चे होते हैं, ये उन्माद में आते हैं। यही तो मूल प्रश्न है कि आगे इसके पीछे भावना क्या थी? जब ऑलरेडी प्लेस ऑफ वर्शिप है और वो लागू है, तो फिर नए नए विवाद हर मंदिर, हर मस्जिद के पीछे, वो मंदिरों में निकल पड़े, उसके नीचे मजार खड़ी है और आप निकल पड़े हर मस्जिद के नीचे यहाँ शिवलिंग पड़ा हुआ है। ये तो देश का अमन चैन बिगाड़ने की बात हो रही। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, तमाम सारे और देश में सवाल है, उन पर कोई चर्चा ना हो, इसलिए पूरा का पूरा माहौल ये सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारा रहती। कनिका कुछ कहना चाह रही, फिर मैं संजय कटियार का रुख करूंगा। कनिका, पहली बात तो जो लॉयर साहब हैं, काउंसिल हैं, जो सर्वे करने जा रहे थे, उन्होंने साफ साफ ये चीज कही है कि उन्होंने कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगाए हैं। इस बात का कोई, उन्होंने ये कहा है कि आसपास के लोग जरूर नारे लगा रहे थे, जो वीडियो में देखा जा रहा है, बट उन्होंने स्पेसिफिकली कोई नारे नहीं लगाए हैं। ये चीज उन्होंने साफ साफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये जो तरीका है वो गलत था, या हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, इस चीज को तो आप, ये तो लॉ एंड ऑर्डर, ये तो हमने पिटिशन फाइल की ना कोर्ट में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं, तो आपने लॉ का जो है वो लॉ का सहारा क्यों नहीं लिया? आपने क्यों वहां पे सारे इंस्टिगेट किया? आपको भी लॉ का सहारा लेना चाहिए था इस चीज में। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो तरीका है गलत है, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। विशाल जी, बिल्कुल, हाँ रईस जी कुछ बोल दीजिए आप। विशाल जी जी, विशाल जी जी, जिस तरह से अभी वकील मैम जिस तरह से बता रही हैं, मैं आपको बता दूं जी कि सर्वे की अगर बात की जा रही है तो 19 तारीख के लिए सर्वे पूरा हो गया था। हमारे पास ऑफिशियल बाइट है इस बात की, डीएम साहब ने स्वयं बताया है रात्रि में। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सर्वे हो चुका है, सर्वे पूर्ण हो गया है, हमारे पास इस बात का सबूत है, हमारे पास ऑफिशियल बाइट है। लेकिन उस सर्वे से जो हिंदू पक्ष के लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे, उसको लेकर पुनः फिर दोबारा से सर्वे किया गया था। लेकिन बीच में जुमा पड़ गया और जुमा को लेकर वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया, पुलिस बल तैनात कर दी गई। लेकिन सुबह में ही अचानक वहां सर्वे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल बाइट मेरे पास है डीएम साहब की, जो डीएम साहब ने कहा है कि सर्वे पूरा हो गया है, वो ऑफिशियल बाइट है। और बात रही नारेबाजी की, तो जय श्री राम के नारे भी लगाए गए हैं, वो भी हमारे पास प्रूफ है, वो भी वहां पर वीडियो है। उसमें जब आज सर्वे करके निकल रहे हैं और सर्वे करके लौट रहे हैं, तभी जय श्री राम नारे लगाए गए। ठीक है, ये तो जांच के बेस है सारी, क्या क्या नहीं है। लेकिन सबसे सवाल ये है कि इतना बड़ा दंगा होने के पीछे किसका हाथ है? आखिरकार एलआईयू कहाँ था? एलआईयू विभाग कहाँ था पुलिस का? जब इतनी बड़ी योजना बनाई जा रही थी, तो एक आदमी तो था नहीं, 4 आदमी तो थे नहीं वहां पर, हजारों की तादाद में भीड़ वहां पर आई, हजारों के पत्थर वहां पर आए, देसी तमंचा भी आए, चाकू भी आए, वो कहां से आ गए? ऐसे तो आने गए। तो एलआईयू कहीं ना कहीं यहाँ पे ना फेल दिख रही है, बिल्कुल नाकाम थी एलआईयू यहाँ पर। एलआईयू की कहीं ना कोई भूमिका नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक योजना है, क्योंकि पुलिस भी इस पर नाकाम साबित हो रही है। तो प्रशासन में भी सवाल हो रहा है कि जो 4 मौतें हो गई हैं, 4 मौतों से ज्यादा मौतें हो गई हैं, उनका जिम्मेदार आखिर कौन है? उन परिवार में पालने पोसने वाला कौन है? एक व्यक्ति तो ऐसा हुई है जिसके परिवार में 5 लोग हैं, 5 बेटियां उसके 5 बेटियां, उसके पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, उसके बच्चे रोड़ा देख रहे हैं। और जो भी मरे हैं, 3-4 लोग जो मारे गए हैं, वो 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे हैं जो मारे गए हैं। अब बड़ा सवाल ये भी है रईस कि इन लोगों को आगे कर कौन रहा है? इन युवाओं को इस आग में झोंक कौन रहा है? बड़ा सही सवाल है कि भाई इस आग में झोंक कौन रहा है इन्हें? कि साथ में आखिरकार ये इतने लोग आए कैसे? सुबह जब सर्वे हुआ था 7:30 बजे टीम पहुंच गई सर्वे करने के लिए, तो इतनी जगह इतना सुबह उठने का किसी को कारण नहीं है, ठंड का मौसम है, कोई नहीं उठ सकता है। तो ये योजना तो रास्ते बनाई जा रही थी। जब रास्ते योजना बनाई जा रही थी, तो वहां की खुफिया विभाग कहाँ था? फिर पुलिस प्रशासन कहाँ था? जब पुलिस प्रशासन पहले से ही वहां पर तैनात है, पहले से जुमा से ही वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, जुमा से ही वहां पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया था।
एक साथ 16 की जब लगातार कार्रवाई की जा रही है वहां पर, ये 4 आदमियों को हत्या नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली प्रशासन इतने ताकत है इसमें। और मैम ये कह रही है कि वहां पर कोई नारा नहीं लगाया गया, नारे भी लगाए गए हैं, सबूत भी है, लेकिन पुनः जब सर्वे किया गया था तो पुनः सर्वे क्यों किया गया? मुस्लिम समुदाय को किसी को ये जानकारी नहीं है कि सर्वे करने की टीम क्यों आई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता, मैं हमें कोई जानकारी दी गई ना, हमारे पास कोर्ट से कोई ऐसा कोई आदेश आया है इसमें सर्वे किया जाएगा। उनको ये मालूम था कि सर्वे हो चुका है सही सलामत। चलिए ठीक है, ये पूरा मामला है। बिल्कुल बिल्कुल राइस बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी देने के लिए। फिलहाल मैं संजय कटियार के पास चलूंगा। संजय जी अनम्यूट कर लीजिए तो आपकी आवाज़ हम तक आ जाएगी। हाँ विशाल जी नमस्कार। नमस्कार। और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। आप सभी को मैंने 32 मिनट से मैंने सभी का वर्जन सभी का सुना है। मैं समझता हूँ 40 सेकंड आप कम से कम मुझे देंगे निर्वात। 24 मिनट हुए हैं, आपने 32 मिनट किसको सुन लिया भाई? 8 मिनट क्या आप पहले से आपकी घड़ी फास्ट चल रही क्या दादा? क्या करते हो आप? अरे भाई साहब 8:02 मैं जुड़ गया था भाई। हाँ तो 8:25 ही तो हुआ है। हाँ आपको सुनते हुए तो 20 मिनट हो ही गया भाई। हाँ बिल्कुल। खैर सबसे पहले तो मैं कहूंगा इस पूरी घटना पर जो हुआ है ये निहायत ही बहुत ही कंडेंडम, बहुत ही निंदनीय हुआ है, निंदनीय घटना है। और कोई भी मरता है ये भी बहुत खराब हुआ, तो कोई शक नहीं। इसके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने कृत्य किया वो भी इसके बहुत बड़े कल्प्रिट्स हैं, वो सामने आने चाहिए चेहरे। इस पर तो हम सभी सहमत हैं। और मैं अभी मैडम कनिका जी का भी वर्जन सुन रहा था, अभी नित्यानंद यादव जी बहुत सफाई से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे बहुत इनोसेंटली, जबकि उनके नेता अखिलेश यादव खुद ही नेकेट हो गए, जिन्होंने पहली बात उन्होंने किया पूरे दिन में किसी नेता ने घटना के बाद ये नहीं कहा, नाम नहीं लिया कौन कौन मारा गया। अखिलेश यादव पहले नेता है जो नाम पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। इसके पीछे मानसिकता क्या है? इसके पीछे मानसिकता है भड़काऊ राजनीति, और भड़का दो, आग लगी और पेट्रोल डाल दो। ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आया। और इस घटना में आप विशाल जी बहुत अगर सब कुछ ध्यान से देखें पूरी घटना को 19 नवंबर से अभी तक बहुत लोग अपना तर्क दे, अभी रईस अली आपके प्रवक्ता साहब भी बोल रहे थे, डीएम साहब ने खुद दिखाया है वो कागज, और वो एडवोकेट वकील साहब विष्णु शंकर जी ने का लिखा हुआ कागज है। उन्होंने बाकायदे पीस कमेटी को, मस्जिद के पूरी कमेटी को सूचना दिया, प्रशासन सूचना दिया, उस पर हाईलाइटेड है, लिखा हुआ है कि 19 तारीख को शाम अंधेरा होने के कारण सही से वीडियोग्राफी नहीं हो पाई, समय कम था, लोग तब भी जमा हो गए थे, मगर वो पूरा जो जांच सर्वे हो रहा था नहीं हो पाया, तो पुनः ये तारीख 24 मिली थी। और उसमें लिखा हुआ है कि आज दिन के उजाले में 11 बजे अच्छे से वीडियोग्राफी वगैरह हो सकेगी, अतः आप सभी को सूचित है कि आप मौके पर सभी पक्ष मौजूद रहें और ये सर्वे किया जाएगा। पूरी सूचना थी। तभी जो कहना कि सूचना नहीं थी, दोबारा सर्वे क्यों हुआ? अरे भाई कोर्ट का आर्डर है, दोबारा 4 बार होगा, कोर्ट का आर्डर कौन मानने से इनकार कर रहा है? इस तरह की दलीलें बहुत लोग दे रहे हो, ऐसी भी कह रहे क्यों सर्वे बार बार कर रहे हैं। अरे एक तरफ कहेंगे संविधान है, भाई संविधान कोर्ट अदालतें जो कहेगी उनका आदेश तो मानना ही पड़ेगा, हम सभी को मानना पड़ेगा। तो एक तो कानून को हाथ में ना लें, और कानून के खिलाफ अगर कोई फैसला जज ने किया है उसको मानेंगे कि आप जज की कंडेम करने लगे, जज को कंडेम करेंगे? ये तो न्याय की गंदी आदत है। ये समाजवादी पार्टियों का या विपक्षियों का सगल बन चुका है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब वहां पर दंगा हुआ, इस पर बड़ी लोग सफाई से बताए जा रहे हैं कि वो पुलिस का फेलियर है, एलआईओ का फेलियर है। अरे भाई जब 24 तारीख को सूचना थी सभी पक्षों को, वहां जमा हुए, आप बता रहे नारे लगे, तो वीडियो भी तो बताइए जिसमें नारे लग रहे थे अल्लाह अकबर, तहरीके इकरार, क्या क्या बोलते हैं, ये नारे लगाए जा रहे थे। हमारी टीम जो कमेटी आ रही, कोई ने नारे नहीं लगाए इस तरह के। जय श्री राम का पता जवाब आया, एक वीडियो आप दिखा दीजिए, मगर जितने वीडियो मिलेंगे अल्लाह अकबर के नारे साफ सुनाई दे रहे हैं। एक और नारा जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ये तो शुरू, इसका मतलब साजिश वहां के एमपी की, वहां के एमएलए की, जो आप कह रहे हो मौके पर नहीं थे, ये लोग सब टेलीफोनिक रूप से जुड़े हुए थे। सीडीआर जांच का विषय मैं नहीं कहता, मैं जज नहीं हूं, मगर ये जांच का विषय है, सबके कलाकारी सामने आएगी। इस भीड़ को किसने इकट्ठा किया? इतनी बड़ी टनों मात्रा में, साजी टनों, आपने देखे होंगे विजुअल्स, टनों में सामग्री ईंट पत्थर जो ढोया गया ट्रालियों से,
कि टनों सामग्री लोगों की छतों में कैसे पहुंची, उस इलाके में पहुंची कैसे, इतने बड़े बड़े ईंट पत्थर कारों पे चला रहे, मुंह में बांध करके लड़के कार को बिल्कुल कचना चकना चूर कर दे रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर इतने इतने बड़े डाल करके, कहां से आए? हाँ तो रिहायशी इलाका है, वहां कोई निर्माण तो कार्य अगल बगल तो होता दिख नहीं रहा। तो पहले से ही स्व षड्यंत्र है, सुनियोजित साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए और एक विशेष वर्ग द्वारा भय का वातावरण पैदा करना सामने वाले के खिलाफ। या आपके देश में, इस देश में सिर्फ उन्हीं का शरीयत चलेगा, उन्हीं का आतंकवादी चलेगा और बांग्लादेश बनाने की साजिश का एक प्रयोगशाला बनाने की बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश संजय जी बने रहिए हमारे साथ, की यहाँ गई है। पर एक ब्रेक का इशारा है, बने रहिए सब हमारे साथ। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं जयप्रकाश जी का, पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कल भी आप हमारे साथ थे, कल भी मैं ये सवाल कर रहा था कि पुलिस पर आरोप लगने वाले हैं, क्योंकि अभी जब नेताओं को पता चलेगा वो सीधे पुलिस पर ही एक आरोप करेंगे कि भाई अभी देखिए उपचुनाव में किस तरीके से काम कर रहे थे और यहाँ पर क्या हुआ। आज ये हुआ भी। अखिलेश यादव शीतकालीन सत्र की शुरुआत में दिल्ली पहुँचते हैं और आज उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव में जितनी एक्टिव दिखी पुलिस, उतनी ही संभल पर लाचार नजर आई और पुलिस की शय पर ही ये सब कुछ हुआ। जयप्रकाश जी। विशाल जी, देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी के किसी वक्तव्य का या किसी प्रवक्ता की कोई बात का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, न उस पर कोई प्रतिक्रिया देने का मुझे हक है। मैं केवल पुलिस की कार्रवाई की बात कर सकता हूँ। एक माननीय न्यायालय का आदेश था जिसके आधार पर सर्वे हो रहा था। अब पुलिस की इसमें कितनी चूक है नहीं चूक है ये तो वक्त बताएगा, जिसकी जांच होगी। जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि कोई भी घटना होती है तो उसकी मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, जांच पड़ताल होगी कि इसमें पुलिस की कोई चूक है या साजिशन ऐसी कोई घटना हो गई है, इसकी पूरी पड़ताल होगी। लेकिन जो एक ऑब्जर्वर के रूप में आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, तो निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टिकोण से ये चूक है जिसमें इतनी बड़ी घटना हो गई। इसको तो हम सबको स्वीकार करना है। अब ये घटना बड़ी ना हो, आगे हम सबको अलर्ट रहना है। जिन परिस्थितियों के कारण ये घटना हुई उनकी समीक्षा की जानी चाहिए और जो प्रशासनिक प्रबंध यदि कहीं कमतर रहा है, उसके कारण घटना हुई है, तो उसको और पुख्ता किया जाना चाहिए। यदि इस दौरान पुलिस को ये लगता है या प्रशासनिक जांच से ये लगता है कि कुछ लोगों की साजिश के कारण ऐसी घटना हुई है, तो उनके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। बिल्कुल। इस दरार को जो खाई समाज में पैदा हो जाती है, उसको भरने में सदियों लग जाती है। ये बहुत बड़ी घटना है जिसमें सामाजिक समरसता का हनन होता है, उसकी हत्या होती है। उसको पाटना, उसे भरना, उसे पूरा करना बहुत मुश्किल काम। तो जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कमी रही है, उसको जल्दी से जल्दी वहां का प्रशासन और पुख्ता कर लेगा कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और ये घटना एस्केलेट ना करे। और यदि कोई घटना हो गई है तो पुलिस अफसर के नाते हम लोग ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, कहीं न कहीं प्रशासनिक प्रबंध और पुख्ता रहा होता तो शायद ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। उसकी समीक्षा निश्चित रूप से हो रही होगी। तो मेरा तो ये मानना है कि आगे ऐसी कोई घटना न हो, इसका जो पुख्ता प्रबंध किया जा सकता है उसे किया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मैं ये देख रहा हूँ ना, कल भी हम इसी चैनल पर जुड़े हुए थे, हमारे साथ जयप्रकाश जी थे। जयप्रकाश जी, हम लोग बात कर रहे थे ना युवाओं की। अब बताइए, जिन की मौत हुई है उनमें से 2 की तो उम्र जो बताई गई वो 16-17 साल है, जो एज बताई जा रही है। अब इस आग को कौन रोकने वाला है, इस आग को भड़काने वाला कौन है, ये 2 लोगों की तो जांच शुरू हो जाएगी कि भाई भड़का कौन रहा है इन लोगों को। और युवाओं के मन में इतना ज़्यादा ये, मुझे याद है, मैं तो सबको बताऊंगा, मुझे नुपुर शर्मा के एक बयान पर बवाल हुआ था। मैं कानपुर में था और मैं ऐसे ही राह चलते मुझे पता चला तो मैं वहाँ रिपोर्टिंग करने चला गया। तो ये मेरे आंखों देखी बात है, यही शहर के पेशबाग एरिया में, यहाँ पर मुझे लगता है 11-12 साल के बच्चे होंगे जो छत से पत्थर फेंक रहे थे। मुझे भी पत्थर आके लगा था।
नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इन बच्चों के देखिए, मन कल में की क्या जो ये भरा बात- जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है कि इनको किस तरीके की शिक्षा दी जा रही, क्या बताओ। ये दोनों हर तरीके के बच्चों को, क्योंकि मैं अगर अपने घर पे भी अगर बात करूँ ना, छोटे बच्चे, जैसे मेरा एक भतीजा मुझसे पूछ लेता है कि ये हिंदू मुस्लिम होने लगा है, अभी वो क्लास 1 में भी नहीं गया है। अब वो इस उम्र में अगर ये पूछा तो इस समय समाज में क्या चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। यदि आप इसको ग्रेटर रूप में लेंगे, एक सिंगल शब्द में कहेंगे तो इसे सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन की पहली पाठशाला परिवार होती है। पेरेंट्स को भी ये सोचना है कि उसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल। जो लोग बरगला रहे हैं उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और जो बरगलाने में आके प्रभावित हो रहे हैं उनके बच्चे कितना सफर कर रहे हैं। तो हर पेरेंट को सोचना होगा कि उनके बच्चों को कोई बरगला के गलत दिशा में न ले जाए। ये पेरेंट को सबसे पहले उन्हें सोचना है कि बच्चा उनकी शिक्षा से प्रभावित है कि समाज के कुछ सोकांड जो ठेकेदार हैं उनसे प्रभावित होकर गलत रास्ते पे जा रहा है। ये परिवार को अलर्ट होना पड़ेगा, और सामूहिक जिम्मेदारी में तो हम सब की जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, मीडिया हो। सब में ये अवेयरनेस लानी होगी कि हमारे हित में क्या है, हमारे बच्चों के हित में क्या है, हमारे युवाओं के हित में कहाँ है, हम उनको कैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगा सकते हैं, कैसे डिस्ट्रक्टिव वर्क में लगा सकते हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। और यदि हम कुछ लोगों के लिए छोड़ देंगे खुला मैदान, तो निश्चित रूप से वो अपना खेल खेलते रहेंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि समाज के रूप से जिम्मेदार हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, वरना समाज देखिए किसी को माफ नहीं करता है, और इतिहास बड़ा बेरहम होता है। वो हम सबका लिखा जाएगा, भले हमारे आपके नाम से न लिखा जाए। जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो इस दौर के जितने लोग जिम्मेदार हैं सबके विषय में खराब बातें लिखी जाएंगी। वो चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो किसी भी भूमिका में हो, वो प्रेस के भी रूप में हो सकते हैं, पुलिस के रूप में हो सकते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हो सकते हैं, राजनेता के रूप में हो सकते हैं। हम सब की भूमिका इतिहास लिखेगा। वो बहुत बेरहम होता है, वो अपने तरीके से सोचता है, किसी को मुंह नहीं देखेगा। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि जो हमारी युवा शक्ति है उसको हम कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाएं, शिक्षा में और खोज में, रिसर्च में, समाज के विकास में उसे लगाएं, और कोशिश करें कि एक अच्छे समाज का निर्माण करें। वरना इस तरह से दरारें तो हमको टुकड़े टुकड़े में बांट देंगी। विशाल जी। बिल्कुल, कनिका के पास में चलूंगा। कनिका, आप बिल्कुल जो बात सही कही इन्होंने कि जयप्रकाश जी ने, हम लोग को लग रहा है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कई सेमिनारों में भी गया, वहाँ पर भी बताया जाता है नहीं ठीक है। अब देखिए, युवा वर्ग को हमें लगता है कुछ बहुत से ऐसे युवा हैं जिनके पास बहुत शार्प माइंड है, लेकिन उनको या तो मौके नहीं मिल पा रहे हैं, और फिर वो गलत दिशा में चलने लगे हैं, और वो गलत दिशा ही सबको दिख रही है। जिन्हें जी बिल्कुल कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, वो आजकल तमंचों का ज्ञान रील बनाकर दे रहे हैं सबको। ये सच बात है, इसमें किसी को, ये समाज को आईना दिखाने वाली ही बात है। कनिका जी, सर ने बिल्कुल, जयप्रकाश सर ने काफी अच्छी बात कही। मैं सहमत भी हूँ सर की बात से। जो हिंदू मुस्लिम का जो इशू बार बार उठता है, ये मैं बोलना चाहती हूँ, ये एक तरफा खत्म नहीं होगा। जो मुस्लिम समुदाय है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो आके निंदा करते हैं इन सब चीजों की। अभी मैं सुन रही थी, एक मुफ्ती सर थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली नेशनल टेलीविजन पे आके। बट ये एक तरफा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो वॉयलेंस जो है खत्म करना पड़ेगा। बच्चों के दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि वॉयलेंस जो है वो सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। कोर्ट भी मुस्लिम समुदाय के फेवर में ऑर्डर देता है। अभी रिसेंटली हमने बुलडोजर एक्शन का देखा, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उस पर रोक लगाई। तो ऐसा नहीं है। जो मेरे को लगता है यूथ है आज का, उनके दिमाग में काफी सारी ऐसे मिथ्स जो है वो भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले वॉयलेंस तो आपको नहीं करना है किसी भी हाल में। अगर आपकी राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। दूसरा, मुझे लगता है कि जितना हिंदू समाज अगर एक पहल करता है, तो मैं अपील करती हूँ कि मुस्लिम समाज भी एक पहल करे। और जो ये गलत चीजें सिखाई जाती हैं, चाहे वो मदरसों में सिखाई जाए या कहीं भी सिखाई जाए, मुझे नहीं पता आज की डेट में, बट ये चीजें जो है जो सिखाई जाती हैं वो खत्म की जाए इस चीज को। और जो बच्चे हैं उनको एक सही डायरेक्शन में लाया जाए। जैसे मुस्लिम समाज है, हर छोटी बात पे, जैसे किसी सेलिब्रिटी के अगेंस्ट फतवा जारी हो गया
या एक्ट्रेस के अगेंस्ट फतवा जारी हो गया, तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट फतवा जारी क्यों नहीं होता? जो दंगाई है, जो आपको दिखता है, जो समुदाय को दिखता है कि ये कुछ हैं जो कम्युनिटी के बैड एलिमेंट्स हैं और इन पे एक्शन होना चाहिए, तो उन पे आप फतवा जारी क्यों नहीं करते? जाहिर सी बात है, हर कम्युनिटी में हर कोई बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन सभी लोगों को ये माइंड वॉश करने वाला और जो ब्रेन वॉश करने वाला जो गेम है, मुझे लगता है वो तभी खत्म हो सकता है जब मुस्लिम समुदाय भी एक पहल करे। तो मैं इस शो के माध्यम से अपील भी करना चाहती हूँ सभी को कि एक तरफा जो है वो नहीं होगा। अगर हिंदू समाज पहल करेगा तो मेरी मुस्लिम भाइयों बहनों से भी अपील है कि वो भी एक जो है जो पहल करे और कोशिश करे कि ये नफरत ना फैले और हिंदू मुस्लिम का जो ये इशू है वो जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स और ना हो। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स या लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस प्रशासन ये अपना काम करते रहेंगे जैसे भी करें, लेकिन अगर आम जनता इन सब चीजों को समझ जाए कि ये सब कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, अगर आम जनता इन चीजों को समझ जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा कभी होंगे। बिल्कुल, मैं नितिन यादव के पास चलूँगा। नितिन जी, आपको क्या लगता है कि ये अब वॉयलेंस खत्म होना चाहिए, हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थान पर? मंदिर मस्जिद तो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाते हो, चाहे मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, चाहे गुरुद्वारे जाएं, चाहे हम गिरजाघर जाएं या किसी अन्य स्थान पर जाएं, वहाँ पर तो हम बिल्कुल मन साफ करके जाते हैं। और उनके नाम पर इस तरीके का वॉयलेंस, उनके चौखट पर ये होना, ये कहीं बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसको ख़त्म क्यों, मतलब ये ख़त्म हो, अब हमें उस राह पर चलना है। जी विशाल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और ये सच है। समाज का यही जो सामाजिक ताना बाना है वो इसी तरीके का है। और हम लोग तो जो यहाँ बैठे हैं, कानपुर की सरजमी है, जो मौलाना गृहशंकर विद्यार्थी और मौलाना हसरत मोहानी का ये शहर है, जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए ही जाना जाता है। और जैसा कि अभी मैं सुन रहा था अपने जयप्रकाश जी को, जो हमारे IPS हैं, बहुत अच्छी बात कही और प्रशासनिक समीक्षा भी हो रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है। और ये सरकार का जो इंटेलिजेंस का और उनकी सरकारी एजेंसियां जो इसी काम के लिए होती हैं, इनका एक बड़ा फेलोर है। और कहीं ना कहीं नौजवानों के मन में जो उन्माद भरा जाता है, चाहे वो गोपाल मिश्रा हो, चाहे वो चंदन गुप्ता हो, और चाहे आज के जो हमारे नौजवान इस लड़ाई में मारे गए, ये कोई भी हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता हैं, हमारे साथी हैं, ये एक बहुत बड़ी बात कर रहे थे। ये उसमें जड़ में चले गए। उन्होंने कहा कि हमारी टीम जा रही थी। भाई, आपकी टीम को नहीं जाना था। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपकी टीम क्यों गई थी? वहां वकीलों की टीम को जाना था और उनके 4 असिस्टेंट को जाना था और वो सर्वे करके चले आए। ये झगड़े की जड़ वही आपकी टीम है जो जय श्री राम की नारे लगाते हुए गई और उसके जवाब में उधर से नारे लगे और बाद में वो उन्माद भड़का। इसी को रोकना है। समाज के 2 घंटे में सामग्री आ गई। संजय जी आऊंगा आपके पास, संजय जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा। अरे आइए, आऊंगा आपके पास ना, पहले नितेन जी की बात को सुन लें। आप तो भाषण करवा रहे हैं। अरे मैं क्या भाषण करवाता रहता हूँ? आप किसी को बोलने नहीं दोगे, हर बार आप यही करते हो। मैं आपको समय नहीं देता क्या? आपको सुनो, मैंने तो नहीं टोका था आपको। अब आप सुन लो मेरी बात को। अभी आपने इसी चैनल में बैठ के कहा कि हमारी टीम जा रही थी। अरे आपकी टीम क्या करने जा रही थी वहाँ? आपकी टीम को नहीं जाना था वहाँ। पुलिस वकील को जाना था, वकील की जो टीम होगी उनको 4-5 लोगों को जाना था, प्रशासन के लोगों को जाना था। ये तो जय श्री राम के नारा वकील नहीं लगा रहे थे, सही बात है, और वो नारे लगा रहे थे आपके लोग, और इन्होंने इस मामले को डिस्टर्ब किया, भड़काया, जिससे आग लग गई पूरे प्रदेश के अंदर। इस आग को लगाना बंद करिए, उससे हमारे आप जैसे लोग भी झुलसेंगे। संजय जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, समाज के जिम्मेदार नागरिक हो। ये आग लगेगी तो PDA के लोग झुलसेंगे, आपके लोग झुलसेंगे। मंदिर में आप पुजारी कभी नहीं बन पाओगे, आपके बच्चे पुजारी नहीं बन पाएंगे, मस्जिद में आप मौलाना नहीं बन पाओगे। वो कुछ और ही लोग हैं, उनका धंधा है, आपका हमारा धंधा नहीं है। बच्चों को पढ़ने लिखने दो, शांति व्यवस्था कायम करो, रोजगार की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, आरक्षण की बात करो, किसानों को खाद दो, बीज दो, समाज में व्यवस्था पैदा करो, जिसके लिए जनता ने आपको सरकार में बिठाया है। मंदिर मस्जिद करने के लिए नहीं बिठाया है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर सरकार कानून को मानती, वर्षीय व्यक्ति को मान लिया जाता, तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो स्थिति जहां है
एक्सेप्ट राम मंदिर जब दर्ज है तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों मंदिर मस्जिद मस्जिद शिवलिंग ढूंढते घूम रहे हो? आपके नेता कह रहे हैं, आपके मार्गदर्शक कह रहे हैं, आप संघ से जुड़े हो, आपके प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं, आप मोहन भागवत को भी नहीं मानोगे, आप कानून को नहीं मानोगे, संविधान को नहीं मानोगे और सिर्फ समाज से बेमनुष्ठता पैदा करने का काम करोगे। इस बेमनुष्ठता को रोकना है, हम सब जिम्मेदार लोग हैं। हमेशा गरीब मारे जाते हैं। गोपाल मिश्रा किसी उद्योगपति। चलिए नितिन जी, मैं रोकूंगा, मैं अब संजय जी से जवाब ले लूँ, समय कम बचा है, मैं संजय जी से जवाब ले लूँ। संजय जी जवाब दीजिए। नितिन जी अभी बोल रहे थे कि साफ तौर पैदा करो आपके लोग। अरे भाई हमारा पक्ष ही जा रहा था, मंदिर का पक्ष वहां जा रहा था, हमारा पक्ष माने मंदिर का पक्ष, और दूसरा पक्ष उनका मौजूद था और वो अल्लाह हो के अकबर के नारे लगा रहा था। बात चलिए, खैर जो भी आप बोले सही है, आप अखिलेश यादव झूठ बोलते रहते तो आप भी कैसे सही बोलेंगे। और भाई विशाल जी आपको जानकारी बता दूं, विशाल अबे बोलने लगे। नितिन जी मत करिए ऐसा भाई, मत करिए। मैं ज्यादा देर तक मना नहीं करता, फिर मैं म्यूट करा दूंगा। मैं मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने आपके जब वो रोक रहे तो मैंने बोला, प्लीज। विशाल जी एक जानकारी बता दूं, तभी पैनलिस्ट बोल रहे थे, अभी आईपीएस जयप्रकाश जी बहुत अच्छी बात की, कनका बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही, सबसे मैं सहमत हूँ। बहुत अच्छी बात, सुझाव बहुत अच्छा था कनका जी का भी, जयप्रकाश जी। एक चीज मैं बताना, ये जो शाही मस्जिद का विषय चला, एएसआई प्रोटेक्टेड है कई वर्षों से, और यहाँ से एएसआई के अधिकारियों को जबरन भगा दिया गया, भागने पर मजबूर किया एक विशेष वर्ग ने उनको सता करके। एएसआई प्रोटेक्टेड है, कागज देख सकती है, मैडम वकील है, आप लोग चेक करा लीजिएगा। कितना बड़ा विद्रोह है, तो क्यों नहीं फांस होगी। और 24 घंटे 12 घंटे तुरंत उन्होंने नारे लगाए और ईट पत्थर बसने लगे। नितिन जी कितने नादानी से बात कर रहे हैं, पहले से तैयारी थी भाई, ये तो मानो। अब दूसरी बात में सुझाव भी कनिका ने सुझाव दिया कि सामाजिक दिक्कत है, इसको सुधार होना चाहिए। हम कह रहे हैं सुधार होना चाहिए, इनको भी सुधरना है। देश में इतनी बड़ी संस्था मौजूद है, सिर्फ बच्चों को वहां भेजना शुरू कर दें, गारंटी है जो 60 साल में बच्चे नहीं सुधरे, सब आतंकी आतंकवादी बन गए, कई कुछ बन गए, पंचर जोड़ रहे, सड़कों पर रोजगार नहीं मिला, सिर्फ पंचर जोड़ रहे, छोटे छोटे कामों में लगा के बने हुए हैं, वो सब सुधर जाएंगे। और वो है राष्ट्रीय संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दे, ये लोग बच्चों को भेजना शुरू कर दे। किसी संस्था किसी एनजीओ की जरूरत नहीं है, देश में आमूलचूल सुधार आ जाएगा। केवल इनके मुल्ला मौलाना जो मदरसों में बैठकर अनरजिस्टर्ड स्कूल बंद कर दिए जाएं, स्कूल बंद कर दिए जाएं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? स्कूल बंद कर दें, सब लोग आरएसएस जाएं। आप कितनी बार शाखा जाते हैं? आपके परिवार से कितनी लोग बार शाखा जाते हैं, बताइए जरा। और आप अपने जहां रहते हो उस इलाके में कितने लोगों को आज तक शाखा ज्वाइन करा पाए, चलिए बताइए जरा। पढ़ते तब से जाना शुरू। अरे आप कितने लोगों को शाखा के प्रति हम लोग, अरे हमारा रोज विशाल जी, आप ये हिसाब आप हमसे लोग, हमारा रोज आप ही से पूछेंगे ना, शाखा की बात आप कर रहे, चलिए बताइए जरा। बताइए आपके मोहल्ले से कितने लोग शाखा जाते हैं? जाते हैं, सप्ताही लगती है, बुजुर्ग लोग सप्ताह में एक बार संडे को बैठते हैं जी, और युवा साथी रोज लगाते हैं सुबह 7 बजे जी। और यहाँ गोविंद नगर, केशव नगर, सब जगह शाखाएं लगती हैं, बर्रा, दामोदर नगर, कितना गिनवाएं आप। ऐसे ही नहीं करोड़ों लोग शाखा जाए, इसलिए। लेकिन वो नितिन यादव को अच्छा नहीं लगेगा, उनको तो मदरसों में पढ़वाना है, मदरसों से शिक्षा मिलनी है, माइंड वॉश कराना है, वो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हम उनको देश भक्त सिखाएं, राष्ट्र भक्त सिखाएं। अच्छा, जब एक सवाल पूछ रहे हैं नितिन यादव, सवाल पूछे जल्दी से। नितिन भाई सवाल पूछे जल्दी से। और विशाल जी जो मारे गए उस पर एक मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहिए, जो मर गए बेचारे, इन पर एक घटना बता दूंगा। गोली नहीं पहचानती कि ये कौन था, हिंदू था मुस्लिम था, और वो कट्टों से गोली चला रहे थे वहां बदमाश लोग, और वो गोली चल गए, बेचारे निरीह निर्दोष लोग मारे गए। अब वो पहचानती तो है नहीं कि हिंदू था कि मुसलमान था, गोली लग गई और गोली चलाई हो गई थी ढूंढ करके, विशेष वर्ग की तरफ चलाई थी, मगर बेचारे मर गए वही अपने लोग। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और सब बेचारे युवा साथी मारे गए, सिर्फ अपनों नहीं अपनों के घर में आग लगाई, ये दशा हो गई। नितिन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अरे आप जल्दी से नितेंद्र। बस देखिए, अंतिम सेंटेंस जो हमारे साथी का था, यही आरएसएस में सिखाया जाता है कि झूठ को कैसे सजा के परोस दो, समाज में कैसे भरोसा, यही आरएसएस में सिखाया जाता है। और हर शाखा में मैं भी जाता हूँ सुबह पार्क में, तो उसमें 2 या 3-4 लोग होते हैं, इससे ज्यादा नहीं संख्या बढ़ा पाए। यही है आपका सच्चाई। सारे स्कूल कॉलेज बंद करा दो, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज बंद करा दो और चड्डी पहन के वही लाठी चलाना सिखाओ और लोगों को सबसे ज्यादा स्वयं सेवक काम करता है। अब सुन लो,
वही सिखाया जाए जिससे गोपाल मिश्रा बेचारा किसी के अवैध घर में चल जाए, उसके झंडे उखाड़े, रेलिंग तोड़ दे और गोली का शिकार हो जाए। चंदन गुप्ता जैसे लोगों को मरवा दो, और यही सिखाया जाता है वहां पर। मतलब गोली मारने वाले लोग ठीक है, मतलब आपकी निगाह में जो गोली मारते हैं ठीक है। चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ थोड़ा सा, अब चुप हो जाओ। मतलब गोली मारने वाले आप पैदा करोगे, वो गोली चलाएंगे। अरे ये कैसी बात है, कौन किसको पैदा कर रहा है भाई साहब? ऐसा कोई होता नहीं है। वो क्या उसके दिमाग में चल रहा है ये कैसे बता सकते हो आप? आप बता रहे हो कि उसने गोली चलाई, कौन मर गया, तो जांच का विषय है। आप अपनी तरफ से क्यों ये सब बातें कह रहे हैं? तो जांच होगी ना, कहां से गोली चली, किसके लगी, कौन गया। कौन चलाता है? आप चला रहे हो, आप चला रहे हो, आरएसएस चलवा रहा है। विशाल जी आज मैं ज्यादा बोल बैठ चुका हूँ, अब मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अब यही को दे दो पूरा मौका। चलिए समय भी बोलने की मशीन है। चलिए मैं फाइनल कमेंट कनिका से लेके डिबेट को क्लोज करूंगा। कनिका, अब जब ये सब हो चुका है तो कोर्ट के नजरिए से अब क्या आगे की कार्रवाई होगी? अनम्यूट कर लीजिए जी। अभी क्योंकि एफआईआर आ गई है और एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, और जितने भी एक्यूज्ड हैं, काफी सारे लोग हैं, जो यूथ भी है, काफी सारे लोग इसमें एक्यूज्ड बने हैं और चार्जेस लगाए गए हैं। इसमें अब चार्जशीट फाइल होने की हम वेट करेंगे कि पुलिस एक बार अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ले, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस अभी और सामने आएंगे, कितनी कितनी रिकवरी हुई है, किस किस से सारी जो वीडियो फुटेजेस है वो देखी जाएंगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, और सबके स्टेटमेंट्स अभी आने बाकी हैं। सभी लोग के स्टेटमेंट्स आएंगे, उनका जो फोन डेटा है, जैसे अभी हमारे जो एमपी साहब थे जो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बोला कि वो थे ही नहीं, मौजूद ही नहीं थे, तो उनके भी जितने भी एलिबाई हैं, जो फोन्स हैं, ये सारे नेटवर्किंग जो है, इन सब की जांच पड़ताल करके जो चार्जशीट फाइल होगी उसके बेसिस पे आगे इसमें कार्यवाही होगी। मेरे हिसाब से जितने भी फुटेजेस हैं उसमें आई थिंक साफ साफ दिख ही रहा है कि कौन कौन जिम्मेदार है, और जब उनसे पूछताछ होगी और उनकी स्टेटमेंट होगी तो ये मामला साफ हो जाएगा कि ये जो इंसिडेंस हुआ है वो किसी के इंस्टिगेशन से हुआ है या गलती से हो गया है। तो ये हमें पता चलेगा चार्जशीट आने के बाद, जब गवाही शुरू हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज बात कर रहे थे किसकी चूक से संभल चला। अभी जांच का विषय है। लगभग 2750 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, 20 से 25 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब देखना होगा जब वो लोगों को पकड़ा जाएगा, जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो ये पता चलेगा इस आग को भड़काने वाला कौन था। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।